सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही नुक्ते पर सोच रही है कि कोरोना का फैलाव कैसे रुकेगा, इस मूजी वबा का इलाज कब दरियाफ्त होगा। लेकिन पाकिस्तान का मामला सबसे अलग है। यहां मुश्किल की इस घड़ी में भी सियासी राहबर सियासी झगड़ों में उलझे हैं। परेशान आवाम को मजीद परेशानी और मखमसे का शिकार कर रहे हैं। सिंध से आवाज आती है लॉकडाउन सख्त कर दो, विफाक से जवाब मिलता है कि मुकम्मल लॉकडाउन को कोरोना से ज्यादा खतरनाक होगा, ये खतरा मोल नहीं ले सकते। एक सदा आती है कि टेस्टिंग किट्स गैर मयारी हैं, दूसरा जवाब देता है कि ये इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। मुसीबत की इस घड़ी में आवाम पिंग पोंग बने दोनों तरफ देख रहे हैं। कोरोना जान को आया है, लॉकडाउन ने फाकों तक पहुंचाया है, लेकिन राहबर इस मामले को समझने के लिए तैयार नहीं। यही सवाल लबों पर लिए सुप्रीम कोर्ट सरापा सवाल थी कि कोरोना पर आखिर हो क्या रहा है। कोरोना अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच भी हुकूमती इक़दामात पर बरहम था। रिमार्क्स थे कि पार्लियामान इस मामले से निपटने के लिए कानून साजी क्यों नहीं कर रही। वजीरों की फौज जफर मौज आखिर किस मर्ज की दवा है। इतनी बड़ी काबीना है लेकिन काम कुछ नहीं। खबर यह भी है कि अदालत ने कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर आज़म के इंतखाब जफर मिर्जा पर भी सवाल उठा दिया, इन्हें फारिग करने का कह दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आधी फ्लाइट के मौके पर जफर मिर्जा को हटाना तबाहकुन हो सकता है। लेकिन खबरों के बीच आज एक अच्छी खबर जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये है कि आज कोरोना के सामने आने वाले केसेस के मुकाबले में सेहतयाब होने की शरह बेहतर रही। खुदा करे कि जल्द इस मर्ज से दुनिया की जान छूट जाए। दूसरा, कोरोना के इस दौर में वज़ीर आज़म की तवज्जो करप्शन की वबा से जान छुड़ाने पर भी मरकूज है। पावर माफिया के 100 अरब के फ्रॉड के जिम्मेदार अगले चंद दिन में गर्म पानियों में आने वाले हैं। इसी दौरान पीटीआई के अहम खिलाड़ी अलीम खान की भी वापसी हो गई है। इन दोनों में कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन की छुट्टी और अलीम खान की वापसी की टाइमिंग बड़ी अहम है। इसी पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। पहले आज की अहम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट और उसके बाद फिर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर दानिश्वर कासिम शाह साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के बहुत बड़े कानूनदान, सियासतदान और आईनी माहिर जनाब एतजाज़ अहसन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। एतजाज़ साहब, असद खरल साहब भी मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब भी हैं। ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हटा दिया जाए जफर मिर्जा साहब को, लेकिन ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर में ना आना, इसकी क्या अहमियत है? सुप्रीम कोर्ट काबीना पर बड़ी बरहम है या सिंध हुकूमत कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम दे सकती है हुकूमत को? क्या काबीना में रद्दोबदल के अहकाम दे सकती है? उसामा, जो सबसे नुकसानदेह चीज है ना, सबसे नुकसानदेह वो कि किसी शख्स के पास इख्तियार हो लेकिन जिम्मेदारी ना हो। मेरे पास इख्तियार है और मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है। ये जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, आईनी, सियासी, कानूनी स्ट्रक्चर का सबसे कमजोर और सबसे भयानक रुख और अंसर होता है। अब ये जज साहिबान के पास इख्तियार है, जिम्मेदारी नहीं है। वो जिसके मर्जी पे जिसके बारे में जो मर्जी कहते। मैं समझता हूँ जफर मिर्जा, मैं जब उनको सुनता हूँ मैं एक बड़ा मुझे हौसला होता है उनकी बातों से, और मैं उनको कोई गलत नहीं समझता हूँ कि उनको हटा दें। ये जज साहिबान के पास इख्तियारात आ गए हैं, जिम्मेदारी इन पे नहीं है। अगर इनको जिम्मेदारी भी अदा करनी पड़े ना, वो काम भी करना पड़े जो ये हिदायत देते हैं, तो फिर हमें मालूम हो कि किस तरह किसकी कारकर्दगी अच्छी है, किसकी कारकर्दगी बुरी है। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कुछ पहले भी अब्दुल्ला साहब का भी ये आलम था, जस्टिस अनवारुल हक साहब चीफ जस्टिस का भी कुछ ये आलम था। पर ये रवायत और साकिब निसार साहब के जरिए ये रवायती बन गई है कि जिसकी पगड़ी चाहे उछाल दें, और जिम्मेदारी अपने पे कोई नहीं है, इख्तियार है। अब ये सबसे बड़ा इम्बैलेंस है। मैं कोई तारीफ नहीं करना चाहता हूँ जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के इन अहकामात की या इन उनके ऑब्जर्वेशन की। ये ऑब्जर्वेशन जजमेंट में आनी चाहिए। जजेस स्पीक थ्रू जजमेंट। रोज बैठ के अदालत में और वो सुर्खियां और वो आनी हो, ये किसने किस किस्म का
ये तरीकेकार बन गया है, चल गया है। जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। अगर जजमेंट नहीं दी और उस शरीफ आदमी की रुसवाई का उसका बायस बन गया है, आप किसी से पूछ लें। जफर मिर्जा, मैं मिला भी नहीं हूँ, एक दफा नहीं मिला हूँ, जानता नहीं हूँ। वो पीटीआई की हुकूमत का एडवाइजर है, मैं उस पीटीआई की हुकूमत का मुखालिफ हूँ, मैं अपोजिशन हूँ उसकी। लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ, 50 साल हो गए हैं मुझे वकालत करते हुए, 52 साल। मेरा भी एक हक है कि मेरे इदारे में भी वो काम ना हो जो नहीं होना चाहिए। मेरी ये राय है, मेरी ये राय का मैं तो आई एम अ स्टेक होल्डर इन द इंडिपेंडेंस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी। पर अगर आप बातें और ऑब्जर्वेशन, रोज आपके ऑब्जर्वेशन, अब वो एडवाइजर हेल्थ के बारे में कह दिया, कभी किसी के बारे में कह दिया, किसी को रिमूव कर दिया। वो एमडी कितने रिमूव किए, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, उन्होंने चेयरमैन नायब कितने रिमूव किए, कौन सा पेपर उनके से आ गया या हुआ। वो एसएमए थे, उनको रिमूव किया, फसी बुखारी को रिमूव किया, खबर नहीं किस किस को। वो सुमरो साहब जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, ये इनका इख्तियार नहीं है ये बातें करें, ऑब्जर्वेशन दें। इत्तेजार साहब, बाबर डोगर बोल रहा हूँ। सर, अब ये चीफ सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने का कह दिया, लेकिन इन राइटिंग कुछ भी नहीं है, तो ये गवर्नमेंट पे कितना बाइंडिंग है और इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी है, ऑब्जर्वेशन देने से क्या, जिसको चाहे हटा दें। और ये होता भी ये रहा है कि अदालत क्या देती रही है। ये मेरे साथ कई दफा हुआ है, मैंने देखा है। अदालत ने एक दिन कहा ये कर दो, दूसरे दिन वो पिटीशन लेके बंदा पहुंच गया उनके सामने कि जहाँ मुझे आपने हटा दिया, तो आप फरमाते हमने तो कोई नहीं हटाया। जब तक रीजन्ड ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर ना आए, जब तक जफर मिर्जा को सुना ना जाए, उसको फ्रीक ना बनाया जाए, उसको आप कितना रिमूव कर सकते हैं? उसको सुने बगैर और विदाउट ऑर्डर इन राइटिंग। ऑर्डर इन राइटिंग से मुराद होता है जिसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, कि उसके दलाइल भी देने, उसका जवाब भी देना होता है अदालत को। अदालत सारी एक सेक्शन अफसर से तो जवाब मांगती है कि तुमने अगर नोट लिखा है तो जवाब क्यों नहीं लिखा। एक सेक्रेटरी से तो जवाब मांगती है, खुद क्यों नहीं जवाब देने, खुद जवाब दें, ऑर्डर लिखें, उसको फरीक बनाएं, उसको वकील देने का, वकील करने का मौका दें, वो वकील लेके पेश हो। ये सियासतदानों के साथ और ब्यूरोक्रेट के साथ आम हो गया अब कि वो काम नहीं कर रहा, वो काम कराची वाले काम नहीं कर रहे, लाहौर वाले नहीं काम कर रहे, ये नहीं कर रहा, वो नहीं। जो महकमा सामने आता है उनको उनके चार पोस्ट शुरू कर देते हैं। अच्छा इब्राज साहब, आज की जो समाअत है उसमें बड़ी सीरियस चीज़ें ऑब्जर्वेशन की हद तक आई हैं, कुछ ऑर्डर में भी आई होंगी, यकीनन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, कि एक तो वफाकी हुकूमत की जो कैबिनेट का साइज है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म किया है कि जनाब इतनी ज़्यादा फौज जफर मौज है, क्या मतलब, यानी वजीर आजम जो है कैबिनेट, नंबर ऑफ कैबिनेट्स के ऊपर, और दूसरा सिंध हुकूमत के हवाले से उनके 8 अरब रुपया का राशन जो तकसीम हुआ है लेकिन किसी के पास पैसे नहीं पहुंचे। अब ये दो बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन समझ लें, चार्जशीट समझ लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी वफाकी हुकूमत की कैबिनेट के ऊपर, वजीर आजम की कारकर्दगी और उनके रोल के ऊपर, और सिंध हुकूमत के ऊपर, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं आज की जो समाअत है? खैर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छी। दोनों आपने मौजूद बातें की हैं दोनों। पहली ये कि कैबिनेट का साइज, कैबिनेट का साइज अब लिमिट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन के 18वीं तरमीम के बाद काबीना का साइज, एक मुझे ये ज़हन में नहीं है, पर 24 या 28 या कितने से ज्यादा काबीना के मेंबर नहीं हो सकते। वो पॉलिटिकल असिस्टेंस आप उससे ज्यादा लगा सकते हैं।
अब अगर काबीना का साइज बढ़ गया है तो अदालत के सामने एक मुकदमा आना चाहिए, कोई पिटीशन करे, को आप पिटीशन करें। आप बड़ी मौजू टू द पॉइंट पिटीशन करते हैं, आप फर्ज करो पिटीशन की हो, वहाँ हुकूमत को बुला के, अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछा जाए कि भाई ये एक आइन कहती है ये इतनी काबीना होनी चाहिए, आपने ज्यादा कर ली है, और फिर मौका दिया जाए प्राइम मिनिस्टर दो वजीरों को फारिग कर दे या जो भी करे, ये उसका काम है। ठीक है, ये तो काबीना के साइज के लिए हुकूमत को आप यूं ही उनकी झाड़ पूछ नहीं कर सकते इन पब्लिक, जब तक उनको सुना ना जाए। बिल्कुल सही। दूसरी आपने बात जो की है जी, वो 8 अरब रुपया जी, कहाँ चला गया। 8 अरब रुपए पहले तो खबर नहीं 8 अरब रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए। आपके पास कोई अकाउंटेंसी की रिपोर्ट आई है, आपके पास कोई वो रकम की वसूली की का सबूत आया है, सही। आपने कोई उस पे फॉरेंसिक ऑडिट किया है। जी जी, यूं ही कह देना कि जी 8 अरब रुपया आया है और किधर गया है, तो यानी शायद लोगों के पास गया ही हो राशन के तौर पर, मुझे अच्छा, तो नहीं पता। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ ने हमें वक्त दिया। आप लोगों ने सुना आईनी और कानूनी माहिर हैं उनकी जो राय कि ये जो कहा गया है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाने का, ये बाइंडिंग नहीं है हुकूमत पर, क्योंकि जब तक रिटन ऑर्डर इस बारे में ना आ जाए। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ हैं। कासिम अली शाह साहब, कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो मुल्क में इस वक्त माहौल है, खौफ की भी फ़ज़ा है, एक तरफ कहा जाता है लोग एहतियात करें, घरों में बैठें, तो लोग परेशान भी हैं, खौफ भी हैं। ऐसे माहौल में इंसान क्या सोचे, क्या करे, किस तरह से? लोग मानते भी नहीं, कई लोग एहतियाती तदाबीर को, कुछ लोग घरों में बंद बैठे हैं और वो ज़हनी कैफियत भी लोगों की परेशानी हो रही है। बाहर की दुनिया में तो ऐसी खबरें आ जाती, शुक्र है पाकिस्तान में नहीं आई, कि कहीं सुनते हैं जी तलाक की रेशो बढ़ गई है, कहीं लड़ाई झगड़े घरों में बढ़ गए हैं, समझ नहीं आ रही बच्चों को किस तरह संभाले। ये बड़े मसाइल हैं इस वक्त। उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट बता रही है, WHO अनाउंस कर रहा है, स्टेट बता रही है, और हम सबको माहिरीन की राय को सुनने के बाद एहतियाती तदाबीर करनी पड़ रही हैं, वो एहतियाती तदाबीर बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये एहतियात अगर नाउमीदी, खौफ और उदासी की तरफ चला जाए तो फिर ये एक नॉर्मल बात नहीं है। हमें मुकम्मल एहतियात करने के बाद अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढें। वो किताब पढ़ना हो सकता है, वो फैमिली को टाइम देना हो सकता है, वो एक्सरसाइज करना हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो इबादत हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट्रीज निकाल के देखना हो सकता है। जब तक आप ख़ुद को इंगेज नहीं करते, मसरूफ़ नहीं करते, आप नाउमीदी की तरफ जाएंगे, कुफर की तरफ जाएंगे, और जहनी बीमारियाँ आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अब किसी को मर्ज़ लाहक हो जाता है तो वो ऐसे उसके बेचारे के जहन में आ जाता है कि बस अब तो मैं बचूंगा नहीं। फिर ये भी होता है कि इस वक्त कितना खौफ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जनाजे में भी लोग नहीं आ सकते। अब जो जिस शख्स को ये खौफ है, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो वो भी खौफज़दा हो जाता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उसामा साहब, बड़ी दुनिया ऐसी है जो डॉक्टर्स के पास गई है, हॉस्पिटल्स गई है, और उन्होंने खुद जाके कहा कि जी हमें कोरोना हो गया है। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो पता लगा उन्हें कोरोना नहीं हुआ, उन्हें वो कोरोना के साइकोसोमैटिक सारे असरात थे उन पे आ चुके थे। यानी आप वो तमाम की तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो एहतियात के लिए हैं, ताकि आप महफूज हो सकें। आपको ये जानना है कि जो रियलिटी है, रियलिटी में ये बाकी तमाम ममालिक जहाँ पे बड़ा तेज़ी के साथ फैला और बड़ा नुकसान हुआ, कहीं तजुर्बा वहाँ हो गया, हम उस तजुर्बे का शिकार नहीं हुए। अल्लाह ने हमें उससे बड़ा बेहतर और महफूज रखा है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है। ये हालत हमारी ना इटली वाली है, ना चाइना वाली है, ना अमेरिका वाली है, हम उससे बड़ी बेहतर हालत में हैं। और ये लोगों को उम्मीद की बात करना, खैर की बात करना, ये इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। बड़ी दुनिया जो मास्क मुंह पे चढ़ा के फिर रही है, मैं तो कईयों को कह रहा हूँ कि कानों पे भी थोड़े थोड़े मास्क हमें चढ़ा लेने चाहिए, ताकि हर बात को सुने ना, हर बात पे यकीन ना करें। लोगों को माहिरीन की बात ही सुननी चाहिए, एक्सपर्ट्स की बात ही सुननी चाहिए, और अपने आप को मुस्बत रखना चाहिए। अच्छा कासिम साहब, आपने अभी एक बात की, मायूसी की, डिसअपॉइंटमेंट की कि लोगों में मायूसी बढ़ी, लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं नहीं कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, ये सोशल जो डिस्टेंस का है ये सब फ्रॉड है, कोई चक्कर नहीं है। और गवर्नमेंट को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि ये कोरोना जो है सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ये कोरोना एक रियलिटी है, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से वो बढ़ रहा है।
तो ऐसे लोग जो इसको मान ही नहीं रहे, उसको कैसे उनको बताया जाए कि भाईजान ये मर्ज है, एग्जिस्ट कर रहा है, आपने इससे बचना है। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे भी कहीं मेरे पास ये सवाल था कि ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अगर आप कोई कोरोना सेंटर तक पहुंच गया है, वो उसे 14 दिन के लिए रखा गया है, इलाज हो रहा है, आप उसकी ज़रा वीडियोस निकाल के देख लें और उसका इंटरव्यू सुन लें। मेरे किसी जानने वाले बच्चे ने मेरे से रब्ता किया और उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसने मुझे बताया कि सर मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और इस वक्त मैं ज़ेरे इलाज हूँ, और उसने जगह का बताया, हॉस्पिटल का बताया, और जब उसने सारे हकायक बताए तो मुझे पता लगा कि एहतियात की ज़रूरत है, इसे हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो फैल बड़ी तेज़ी के साथ सकती है। और ये सारी एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही हैं, गोश गुजार की जा रही हैं, ये फैलाने से बचने के लिए बताई जा रही हैं, क्योंकि ये क्राइसिस अगर बढ़ता है अल्लाह ना करे मुल्क में, तो हम इसे मैनेज नहीं कर सकेंगे। सो आप किसी भी हकायक को देखते हैं, वो जब ये नया नया यहाँ पर हमने लॉकडाउन किया और लोग रेजिस्ट करना शुरू कर रहे थे, तो ईरान में बाज़ लोगों ने कहना शुरू किया कि आप अगर लॉकडाउन नहीं करते और हुकूमत की नहीं सुनते तो जो हालत हमारी हुई है वो देख लीजिए। इटली वालों ने कहना शुरू किया कि अगर आप एहतियाती तदाबीर नहीं करते तो इस वक्त आके इटली की हालत देख लीजिए, हमने भी फॉलो नहीं किया था, हमने लेट कर दिया था, लाइट लेना शुरू किया था, हमें कितनी लाशें उठानी पड़ गई। सो मेरा ख्याल है कि कोई भी अगर समझदार बंदा वो मुकम्मल एहतियात करता है, एहतियात करने के बाद खुद को पॉजिटिव रखता है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर वो एहतियात इतनी ज़्यादा करे कि वो खब्त का शिकार हो जाए, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर से मिल जाए, ये भी नॉर्मल नहीं है। अगर वो इतनी बेएहतियाती करता है कि वो बीमार ही हो जाए, ये भी नॉर्मल नहीं है। सो मुकम्मल एहतियात और उसके बाद आपने मुस्बत रहना है और ख़ुद को बिजी रखना है। अच्छा, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, वो अब क्या करें? वो बड़े परेशान हैं कि क्या होगा, कि पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा हम कारोबार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अब ये भी कहा जाता है कि चॉइस ये है कि हमने ज़िंदगी बचानी, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती, कारोबार अगर जिंदा रहे तो चले इंशाल्लाह अल्लाह करेगा दोबारा चल जाएगा। तो ये लोगों की बड़ी सोच है कि हम तो जी मर जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे, कोरोना से बच भी गए तो ये तो हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। उसामा साहब, ये मैं इस पे कोई ये ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई आने वाले वक्त का कोई प्रेडिक्शन का सोर्स है, लेकिन एक मेरा बड़ा यकीन है ईमान के साथ कि ये मुल्क ब्रेड एंड बटर के हवाले से कभी मुश्किल का शिकार नहीं हुआ। कम से कम मेरे होशो हवास में मैंने इतनी दुनिया देखी है, पाकिस्तान सारा देखा है, मैंने सर आज तक भूखा बंदा मरते नहीं देखा। उसकी वजह ये नहीं है कि लोग खुशहाल हैं, इसकी वजह ये है कि बड़ी दुनिया चैरिटी करती है, बड़ी दुनिया दूसरों का ख्याल रखती है, बड़ी दुनिया जो है वो एक दूसरे की मदद करती है। इस वक्त बड़े सेंटर्स लाहौर में ऐसे हैं जहां पर राशन ज़्यादा हो गया है, बड़ी दुनिया ऐसी है जिनको राशन नहीं चाहिए, रोटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, और हम सब का अल्लाह की रज़ाकियत पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए, वो रब हमें पालने वाला है और पहले से बेहतर ही देगा। ये क्राइसिस है तो दुनिया में सर जंगें आती हैं, दुनिया में इससे मिलते जुलते पहले भी क्राइसिस आए हैं, और वो क्राइसिस चंद माह तक रहने के बाद दोबारा मामूलात ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाते हैं और बेहतर वक्त आ जाता है। हमें खैर की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। कासिम साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दानिश्वर हैं, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त नहीं कर रही? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा सर, देखिए, गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन दे सकती है, समझा सकती है, लॉ एनफोर्समेंट इदारों के ज़रिए सख्ती कर सकती है, लेकिन यकीनी बात है कि ये एक सख्त कर्फ्यू नाफज नहीं कर सकती। और मैं कहता हूँ कि शायद वो अगर देखा जाए एक्यूरेट सोल्यूशन तो है, लेकिन आपका मुल्क इतना खुशहाल नहीं है, इतना फिल्दी रिच मुल्क नहीं है कि वो 100% लॉकडाउन अगर कर दिया जाए तो फिर लोग कुछ खा पी सकेंगे। ये जो थोड़े थोड़े मामलाते ज़िंदगी चल रहे हैं, इस बहाने से लोग कम से कम राशन खरीद लेते हैं, कुछ वो फल ले लेते हैं, सब्जियाँ ले लेते हैं, बाज़ार चले जाते हैं और कोई इलाज करवा लेते हैं, दवाई ख़रीद लेते हैं, इससे ज़िंदगी चलती जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन हमारी पब्लिक भी इतनी सीरियस नहीं लेती। अच्छा, और पब्लिक इसको जो है वो लाइट लेने लग पड़ती है, बड़ी इंस्ट्रक्शंस को, बड़ी चीज़ों को, जल्दबाज हैं लोग कहीं ना कहीं जब ये लॉकडाउन शुरू हो, उन्होंने समझा कि चंद दिनों बाद ये ख़त्म होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये लॉकडाउन क्योंकि लंबा होता जा रहा है, लोगों की उम्मीद यकीनन टूट रही है। हमें ज़हनी तौर पे सबको तैयार हो जाना चाहिए कि ये लॉकडाउन
वो 2-3 माह किसी ना किसी शक्ल में करते करते खुलेगा। 100% सारा शायद ना खोला जा सके। आज जो मेरी इतला है कि ईरान में उन्होंने लॉकडाउन खत्म कर दिया 1-2 दिन पहले, और लॉकडाउन खत्म करने के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है वो एक्टिव हो चुका है। लेकिन वो शहर जहां पर आबादी ज्यादा है उन्होंने उनको 100% एक्टिव नहीं किया। 50 दिन गुजर चुके थे। इसका मतलब है कि जहां पर इतना बड़ा क्राइसिस आया उनको भी 50 दिन लग गए मैनेज करते करते, और अल्लाह ने चाहा हम भी एक छोटे क्राइसिस से, यानी हमारी उतनी जानें नहीं गई, उस तरह नहीं फैला। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा दिनों में हम भी बेहतरी की तरफ खैर से चले जाएंगे। अच्छा कासिम शाह साहब, ब्रेक का वक्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं सवाल जितना आप जवाब दे सके बाकी ब्रेक के बाद बात कर लेंगे कि एक ये भी मसला हमारे आया है फेक न्यूज़ का। आपने ईरान की बात की, वहाँ सैकड़ों से ज़्यादा लोग यानी हज़ारों की तादाद में लोग के इलाज बताया कोई कि जनाब ये केमिकल पी लें, वो शराब टाइप कोई चीज़ थी, वो पी लें तो सही हो जाए, वो लोग उनकी हलाकत हो गई। फिर इसी तरह से फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा किया कि ये कर लें ठीक हो जाएगा, जी 5G से फैल रहा है, और इसी तरह से एक और फेक खुराक चलने लग गई, सब स्टैंडर्ड खुराक महंगी लोग देने लग गए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, जाली सैनिटाइज़र, ये सब रवैये क्यों है? अभी ये जो एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम में पैसे तकसीम कर रहे थे उसमें 500,000 की कटौती लोग करने लग गए, ये रवैया क्यों है? मुझे ब्रेक लेनी है कासिम साहब, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे, हमारे साथ हैं। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब भी हैं। आपसे डॉक्टर साहब ये बात करनी थी कि अब पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो इसकी दवाई बनाने के हवाले से बात हो रही है, वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, कहा जा रहा है पाकिस्तान अब टेस्टिंग किट्स की तरफ जा रहा है, और जो हिफाजती सामान है उसकी तैयारी तो कहते हैं शुरू हो भी गई है। तो खासतौर पर मेडिसिन के हवाले से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। हमारे टास्क फोर्स के तहत ये हो रहा है, जो कोरोना वायरस का टास्क फोर्स बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिस इत्तेफाक से मैं चेयरमैन हूँ। और ये जो है इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी इसमें हैं, जो दूसरे भी ऐड किए जाएंगे। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं इंशाल्लाह 8 या 10 रोज़ में आएंगे। ये डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में हो रहा है, और इससे हमें अंदाज़ा होगा कि किस हद तक ये कॉम्बिनेशन थेरेपी इफ़ेक्टिव है हमारे यहाँ पेशेंट्स में। फ्रांस में अभी हाल में एक रिपोर्ट हुआ है 1063 पेशेंट्स के ऊपर यही कॉम्बिनेशन एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और वो खासा सक्सेसफुल रहा है। 93% पेशेंट्स जो हैं उसके अंदर वो रिकवर हुए हैं, और जो अमवात हुई थी वो सिर्फ 0.5% थी। तो दैट वाज अ वेरी इनकरेजिंग क्लिनिकल ट्रायल। तो ऐसा लगता है कि ये तो एक तो इनिशिएटिव ये है। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है कि कुछ चाइनीज़ हर्बल ड्रग्स हैं जो कि बहुत मुफीद पाए गए हैं चाइना में, और जो कोविड-19 के लिए ख़ास तौर पे वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अप्रूव भी कर रखा है। तो वो भी पाकिस्तान में यहाँ पे लॉन्च करने का इरादा है। ये ड्रैप के पास एप्लीकेशन है कि इसकी इजाज़त दी जाए कि ये भी मार्केट किए जा सके। तीसरा जो है, इसके मैकेनिज़्म के बारे में पता चल रहा है कि किस तरह ये एक्ट करता है, और ये पता चला है हाल में कि ये जो है ये हीमोग्लोबिन जो कि खून के अंदर हीमोग्लोबिन होती है उससे जाके चिपक जाता है, और फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने में दुश्वारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकता और फिर घुटन हो जाती है और सांस नहीं आता। तो इसका मैकेनिज्म अब पता चल रहा है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे भी कुछ एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है वो रिलीज़ होता है, तो उससे सेल डैमेज होते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है, दुनिया में दिन रात साइंसदान लगे हुए हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि अगले 10 रोज़ या 15 रोज़ में कोई ना कोई ऐसे ड्रग्स आपके पास सामने आ जाएंगे जो इसको रोकने में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। कुछ तो आ गए हैं, एक जापानीज़ भी एक कंपनी है जो मार्केट करती है एक ड्रग, वो भी एक उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका ताल्लुक़ जो है इसके स्ट्रक्चर से है, और इसका पहला जो जीनोम स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में किया गया
वो कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में हुआ, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है, क्योंकि मेरी डोनेशन से वो बना था, पर्सनल सेविंग मैंने दी थी उसके लिए। तो इसमें पता चला कि 9 जगह पे इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। 30,000 के करीब इसमें एक लंबी सी लड़ी होती है, ये समझे एक मोतियों का हार है लंबा सा, 30,000 मोती लगे हुए हैं। वो मोती नहीं होते, मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स रफली। तो उसमें 9 जगह तब्दीलियाँ, म्यूटेशंस। तो अब हम कोई 100 जीनोम्स के ऊपर अब काम करना शुरू कर रहे हैं कि 100 अलग अलग पेशेंट से लिया जाए और इसको फैला रहे हैं, ताकि पता चले कि जो वैरायटी पाई जाती है यहाँ पर, जो वायरसेस हैं वो किस हद तक मुख्तलिफ हैं उस वायरस से जो कि चाइना में पाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है। जिस तरह ये परसेप्शन है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर दर्जा रहा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता, नंबर 1 वायरस जो। दूसरा, जो आपने क्लोरोक्वीन और इथ्रोमाइसिन की बात की है, ये बेसिकली नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए कई सालों से, कई अशरों से ये दवाई बड़ी दी जा रही है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव तो हो सकती है, लेकिन इसको कोरोना के हवाले से भी क्या अफेक्ट करती है, या उसके नज़ला ज़ुकाम बुखार से बचाने की हद तक इसको आप कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव है? नहीं, दवाइयाँ तो बहुत पुरानी दवाइयाँ हैं और काफ़ी इस्टेब्लिश दवाइयाँ हैं, लेकिन जो इस वक्त जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जो लोग इसमें मुब्तला थे, उनमें मैं ख़ास तौर पे जो फ्रांस में क्लिनिकल ट्रायल, मार्से एक शहर है, वहाँ पे अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है, उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस का जो अटैक होता है उसके असरात को रोकती है ये। उसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म क्या है रोकने का, किस जगह पे इंटरफियर कर रहे हैं ये ड्रग, ये पता नहीं है, लेकिन ये एविडेंस अब आ रहा है। एक और भी एविडेंस आया है अमेरिका से, जिसमें खाली क्लोरोक्विन इस्तेमाल की थी और उसमें फेलियर हो गया था। तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स हैं इस सिलसिले में, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। फ्रांस वाला जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो बड़े ग्रुप पर था और वो खासा पॉजिटिव है। और जो हमारा पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें कई हज़ार पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हो रहा है, उससे फर्दर एडिशनल डेटा मिलेगा कि किस हद तक ये ड्रग्स इफेक्टिव हैं। तो बहुत सारी जी डॉक्टर साहब, जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उसमें जितने लोगों के जितनी परसेंटेज पॉजिटिव आ रही है और जितनी डेथ्स हुई हैं, अगर इन सबको देखा जाए तो कोरोना का पाकिस्तान में स्प्रेड किस हद तक है, इसके बारे में बता दें। और सेकेंडली, ये जो बात की जा रही है कि कोरोना के हवाले से कि पाकिस्तानियों में इम्यूनिटी लेवल बेहतर है बाकियों की निस्बत, तो ये जो परसेप्शन है कि वाकई हमारी इम्यूनिटी बाकियों से बेहतर है और इसलिए ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये इसमें किस हद तक हकीकत है? बात यह है कि इसका सबसे पहले स्प्रेड कितना है ये अभी कहना सही मायनों में मुश्किल है, क्योंकि आप डेटा इतना कम कलेक्ट कर रहे हैं। मुश्किल से 3-4 हज़ार टेस्ट आप मुश्किल से कर पा रहे हैं, उनमें से भी कोई 30-40% जो है वो फॉल्स नेगेटिव हो जाते हैं। इसको जो तरीक़ाकार है करने का, वो भी सही तरीके से कलेक्ट करना, उसको फिर सही मशीनों पे सही किट्स इस्तेमाल करना। हर मशीन पे हर किट इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो शिकायत होती है कि ये सारी किट्स बेकार हैं, वो वजह ये है कि आपको जो मशीन्स हैं उसके हिसाब से किट्स होती हैं, तो आप सही तरीके से अभी टेस्ट नहीं कर पा रहे। 3-4 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 1 लाख टेस्ट रोज़ाना आप करें, और उसमें अभी आप सिर्फ सस्पेक्टेड पेशेंट्स पे कर रहे हैं जिनमें सिम्टम्स आ चुके हैं। रैंडम टेस्टिंग आप बिल्कुल नहीं कर रहे। ये नहीं कर रहे कि आपने आम 1000-10,000 लोगों की पॉपुलेशन लिया, उनमें से रैंडमली टेस्ट किया तो आपको अंदाज़ा होता। तो आपके टेस्ट सैंपल इतना कम है तो इसके फैलाव का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये सब क़यास आराइयाँ हैं जो कह रहे हैं कि इतने हो गए, ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं। ये जो इम्यूनिटी की बात की, ये भी अभी क़ब्ल वक्त है, क्योंकि जो यूके में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो पाकिस्तानी या इंडियन ओरिजिन या बांग्लादेश के ओरिजिन के जो लोग हैं वो ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं अंग्रेज़ों के मुकाबले में। तो ये जो कहना कि हमारे यहाँ जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ऐसा कुछ जो अभी तक डेटा आ रहा है उससे तो ये जाहिर होता है, लेकिन डेटा जो है वो अनरिलायबल है मेरे ख्याल से। जब तक आप बड़े पैमाने पे सही डेटा नहीं लेंगे और डेथ रेट सही नहीं होगा, डेथ रेट भी आपके पास जो आ रहा है उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। तो डेटा आपका कमज़ोर है और इसकी बुनियाद पे हम सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है मेरे ख्याल से ये। अच्छा कासिम अली शाह साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो जो सवाल था ये क्वैकरी का जी शर्तिया इलाज आ जाता है सामने, एमरजेंसी प्रोग्राम से 500,000 लोग काटने लग जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जाली सैनिटाइज़र, ये सब ये क्यों है?
अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आप पूरी सफेद चादर पे ये आपने मेरे से डॉट पूछा है? देखना चाहें तो नहीं, देखना नहीं, बड़ा कासिम अली आसान शाह है, साहब, क्योंकि जी, डॉट कासिम शाह नजर आ साहब। रहा होता है, अच्छा, सफेद अच्छा, चादर नजर sure. नहीं आ रही होती। आप पॉजिटिव साइड देखना अगर शुरू करें तो आपको पता लगेगा बड़ी दुनिया उस महंगे सामान को खरीद के भी दुनिया को बांटी जा रही है। बड़ी दुनिया उस महंगे मास्कों को खरीद के भी अल्लाह की राह में बांटने को तैयार है। बड़ी दुनिया उस महंगी गंदम को खरीद के भी बांटने को तैयार है। तो ये आटे में नमक जो हमें खराबी नज़र आती है सर, ये दुनिया के हर कोने में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आपको किसी न किसी शक्ल में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। इस माशरे में यकीनी बात है, क्योंकि हम अगर मीडिया जब कर रहे होते हैं तो हम ये सारी डार्क साइड दिखा देते हैं, लेकिन जितनी चैरिटी की जा रही है, चंद दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ तो सैलानी के CEO ने बताया कि 8 दिन में उनको जितनी चैरिटी हुई है 20 सालों में इतनी चैरिटी नहीं मिली। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है कि बड़ी दुनिया 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला आता है तो महंगे टेंट हो जाते हैं, लेकिन उन महंगे टेंटों को खरीद के भी लोगों को बांटने वाले लोग मौजूद होते हैं। बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कासिम अली शाह साहब और डॉक्टर अताउर रहमान साहब। सर आपका भी बहुत बहुत ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब 100 अरब रुपए की करप्शन का एक और किस्सा खुल रहा है पावर हाउसेज में, और असद खरल साहब इसकी कई दफ़ा निशानदेही कर चुके हैं, इसलिए ब्रेक के बाद फ़ौरन उनसे इस वाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पावर स्कैंडल की भी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार है और 9 रुकनी टीम ने तैयार की है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतने बड़े सेक्टर पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की है और इसमें होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। सालाना 100 अरब रुपए, सालाना 100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है कौमी खजाने को, जिसमें क्या क्या किया गया कि बिजली के प्लांट्स 15% की बजाय 50 से 70% तक मुनाफा लेते रहे हैं, 50 से 70% तक। और कोल प्लांट्स की लागत भी 30 अरब जाहिर कर दी गई और फ्यूल खपत में खुर्द-बुर्द भी की गई है और इस तरह से मुल्क को टीका लगाया गया है। असद खरल साहब, आप तो ये बातें, यानी ये रिपोर्ट अब तैयार हुई है, लेकिन आप ये बातें कहते रहे कि ये सब कुछ हो रहा है, मुनाफा जितना ये जाहिर करते हैं उससे कहीं ज्यादा कमा, अब तो ये रिपोर्ट आ रही है 50 से 70% मुनाफा। देखिए, मैं इसलिए कहता और डॉलर्स में अलग। मैं इसलिए कहता था कि ये जो रिपोर्ट बनी है, ये 7 अगस्त 2019 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई, इस हवाले से 9 रुकनी कमेटी बनाई और उस कमेटी के सरबराह बनाए साबिक चेयरमैन SSCP मोहम्मद अली साहब को। उनको हटाए ही SSCP की चेयरमैनशिप से इसलिए था कि उन्होंने IPPs की चोरियां पकड़ने का जुर्म कर लिया था। पहली मरतबा SSCP के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने IPPs की इंस्पेक्शन कराई और पता चल गया कि जनाब ये तो चोरियां कर रही हैं। और जो अभी ये बात रिपोर्ट फिर दोबारा आई है कि ये 15% मुनाफे से 70% किस तरह ले रहे हैं, 50-70, यानी मियां मनशा की IPPs हो या बाकी जितना भी IPPs माफिया हो, 70% उनकी बैलेंस शीट दिखाती हैं, तो 70% मुनाफा और फिर वो भी डॉलर में और वो भी गारंटीड, यानी अपने मुल्क से सॉवरन गारंटी की, जो अपने मुल्क से सॉवरन गारंटी की रिवायत किसने डाली? मियां मनशा ने। अपने मुल्क का पाक करेंसी पे अदम एतमाद किसने किया? मियां मनशा जैसे लोगों ने। और उन्होंने पाकिस्तानी रुपीस में इन्वेस्ट किया और कहा बुक में हम डॉलर में लिखवाएंगे। अब ये कमेटी जो कहती है कि 1994 के बाद IPPs के मालकान ने 350 अरब गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। फिर वो कहते हैं कि पावर सेक्टर में मुल्की तारीख में ये पहली मरतबा, जो जिस तरह आपने कहा 278 सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट आई। अब 9 रुकनी जो कमेटी है उसके अंदर कौन शामिल थे? उसके अंदर ISA के नुमाइंदे भी थे, उसके अंदर FIA के नुमाइंदे थे, SSCP के थे, नेपरा के थे, एनर्जी और पावर डिवीजन के जो लोग हैं उसके नुमाइंदे थे। और उन्होंने क्या कहा कि 100 अरब तो सालाना 1 साल की बात हो रही है, जायद नुकसान पहुंचाया गया। अब वो कहते हैं कि एक तो यह टैरिफ जो फ्यूल खपत में, फ्यूल के टैरिफ में गारंटीड मुनाफा। अब करते क्या हैं, जो ऑयल की, जो फर्नेस ऑयल की जो प्राइस होती है, अब उसकी कन्वर्जन डॉलर का रेट आगे पीछे होता रहता है और उसके अंदर ओवर इन्वेस्टिंग की जाती है। और ये बात एक तो अभी ये कह रहे हैं, इससे पहले आपको पता है, याद होगा जब 480 अरब की पेमेंट IPPs को की गई थी, जब इसहाक डार से पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिनको डाकू चोर कहते हैं जरदारी साहब को, उन्होंने भी कहा कि ये भारी पत्थर हम नहीं उठा सकते। IPPs ने, मेरे पास वो लोग वो मौजूद हैं विटनेसेस जिनके जरिए ये मुझे खबर दी गई, उन्होंने बताया
जरदारी साहब को और गिलानी साहब को ऑफर की गई कि आप 480 अरब की ये जो पेमेंट है बैकलॉग अगर आप क्लियर करते हैं तो हम 120 अरब से 125 अरब आपको किक बैक देते हैं, तो उनका हम ये नहीं करेंगे। आते ही मई में हुकूमत आई, जुलाई में पहला काम वारदात, इसाक डार, नवाज, मंशा, नक्सी, ये सारे और ये अभी बाबर साहब हैं, मैं दोबारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब पेमेंट कैसे की, यानी एजीपीआर को बाईपास किया। डॉक्टर साहब जानते हैं, यानी प्री ऑडिट होता है ना, उसके लिए एजीपीआर का दफ्तर होता है, उसको छोड़ा। गाड़ी ब्रांच नेशनल बैंक की न्यू अस्पताल के साथ है। एक सेक्शन अफसर ने लेटर लिखा, साथ आईपीपीसी की एक लिस्ट लगाई, आगे अमाउंट लिखी और इसाक डार साहब की और नवाज शरीफ से, और पता किया गया एक होता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट्स, यानी डॉक्टर साहब जानते हैं, नाजरीन के लिए जो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी पेज ऑन डिमांड, यानी तनख्वाहों का पेंशन का पैसा उसको आप हेड से नहीं निकाल सकते। इन्होंने क्या किया, जो R&D का पैसा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बार लगाया था, यानी मोबाइल कंपनी से 5% की कटौती करके रिमोट एरिया के अंदर कनेक्टिविटी करनी है ताकि टावर वहां पे लगाए, ताकि उनको लॉस अगर हो तो सब्सिडी दे, जिसकी इनोशा रहमान भी वो बनी थी चेयरपर्सन, और सारा खोसा साहब भी बने, और फिर डॉक्टर जो बासत वगैरह वो भी बने थे। उसके ऊपर 60 अरब रुपया वो निकाला, नेशनल सेविंग का पैसा निकाला, पेंशन का पैसा निकाला, और वो जनाब एक लेटर निकाला और वो कहा कि जनाब ये बंदों को इतने अरब रुपया यानी 480 अरब दे दिया जाए। उस पे हुआ क्या, अटॉर्नी जो एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये 480 अरब से 190 अरब की उन्होंने वहां पे मामला। अब क्या आईपीपी के अंदर सवाए एससीपी के जा नहीं सकता। ख्वाजा आसफ ने एक लेटर लिखा जफर अब्दुल्ला को, जो उस वक्त चेयरमैन एससीपी थे, ख्वाजा आसफ, जब मिनिस्टर वाटर ऑफ पावर डॉक्टर साहब की जात से, उनका सबर का पैमाना लबरेज हो गया। उसमें मंशा की आईपीपी का नाम था, उसने कहा ये चोरियां कर रहे हैं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, पकड़े। एक मिनट रह गया, साहब क्या कहते हैं, सालाना 100 अरब रुपया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। कैपेसिटी पेमेंट मसला ये है कि अभी इमरान खान साहब से भी उन्होंने भी, मैंने सुना एक मीडिया के साथ इंटरेक्शन था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मसला ये कि ये सारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बेबस है एग्रीमेंट्स की वजह से। सर ये शुगर माफिया से बड़ा माफिया आ गया, काम करते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत नेक्सिस होता है ना, बांध दिया जाता है आने वाला। अब देखते हैं कि इसको भी उस तरह हाथ डाल सकते हैं इमरान खान साहब ने, नहीं, क्योंकि अब शुगर माफिया भी हो गया, फ्लावर मिल माफिया भी हो गया, वो कर्जा माफिया भी, और अब ये एक नया मसला खड़ा हो गया है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।